नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व होम्योपैथी दिवस, जो कि 10 अप्रैल 2024 को मनाया गया, इसके उपलक्ष्य में दिल्ली में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है ना। इस संगोष्ठी का विषय था अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना। 21वीं सदी में अत्यधिक प्रासंगिक है ये, ठीक है। होम्योपैथी जो है, इसको लेकर कई बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन जो है धीरे धीरे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। इसी पे संगोष्ठी भी हुई, अनुसंधान पे भी बात हुई, होम्योपैथी और ज़्यादा आगे बढ़े, जाहिर तौर पर होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं पे अंतिम एक हमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, है ना, चूँकि ये सीधे तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मॉस्को में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र, जिसे संभवतः पाकिस्तान मदरसों से प्रभावित मध्य एशिया के चरमपंथियों द्वारा अंजाम दिया गया था, है ना, ऐसा माना जा रहा है। संभवतः शब्द याद रखिएगा, संभवतः, है ना। भारत और कजाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए अस्ताना में बैठक की, है ना। जो सहयोग है कजाकिस्तान और भारत के, किसके लिए? आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ। तो इसके लिए बैठक की गई है, मॉस्को में ये हुआ है हालांकि, ठीक है। और पाकिस्तानी मदरसों से प्रभावित जो मध्य एशिया के चरमपंथी हैं, उनके द्वारा इसको अंजाम दिया गया, ऐसी बात कही जा रही है। तो थोड़ा इस बारे में अपने को ध्यान भी रखना है, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत ज्वलंत मुद्दा आगे भी हो सकता है, अभी भी है, तो पढ़िएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। भारत ने विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए एक बार फिर लगातार 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन में शांति खंड का उपयोग किया है। शांति खंड जो है, ये विश्व व्यापार संगठन में होता है। 10% घरेलू समर्थन सीमा का उल्लंघन करने के बावजूद भारत को 2013 बाली मंत्री स्तरीय बैठक में सहमत शांति खंड प्रावधान के कारण तत्काल प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोग इस बारे में। और ये जो टर्म्स हैं, अगर टर्म्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, अभी बता नहीं सकते हैं, है ना, तो अगर नहीं पता है तो वीडियो अभी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए रफ कॉपी में, वीडियो समाप्त होने के बाद ज़रूर जाके देख लीजिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है, जिसे यह केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थिति रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। आप सभी को पता होगा HDFC बैंक एक निजी बैंक है, और निजी बैंक जो है अभी तक लक्षद्वीप में नहीं था, मतलब ओपन शाखा जिसकी हो। अब ऐसा HDFC बैंक ने कर दिखाया है। इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर ध्यान देने और साथ सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके लक्षद्वीप में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी, है ना। निजी, और यहाँ पे बैंक मत कर दीजिएगा, अगर आता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा बैंक में और निजी क्षेत्र के बैंक में। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड, आप लोग जानते होंगे, NTPC लिमिटेड अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन GEM, यदि आपने सुना हो, हालांकि GEM अन्य चीज़ों से भी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे बालिका सशक्तिकरण मिशन, गर्ल्स एम्पावरमेंट, ये जो मिशन है GEM, इसके नए संस्करण का अनावरण करने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अनुरूप होगा। ध्यान रखिएगा इस बारे में, ज़रूर इस बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, है ना। इसके बारे में पढ़िएगा, मतलब अगला संस्करण है, नया संस्करण। तो पुराना संस्करण क्या था, किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, किस प्रकार ये कार्य कर रहा है, और अन्य जो GEM है ना, मार्केट प्लेस, उसके बारे में भी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2024 में वैश्विक यूनिकॉर्न परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास और चुनौतियां देखी गई। जैसा कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में बताया गया,
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 703 यूनिकॉर्न के साथ अपनी बढ़त बनाए रखी। चीन 340 के साथ दूसरे स्थान पर रहा और भारत 67 है ना, करीब 67 है इसके साथ, इनके इतने यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर रहा। दूसरे और तीसरे में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। हाँ, अच्छी बात है ना। अब आप बोलेंगे कि 100 यूनिकॉर्न तो तभी हो गए थे, अब ये 67 कैसे? तो 2024 में जो वैश्विक यूनिकॉर्न परिदृश्य है ये उसकी बात की जा रही है, ठीक है। 2024 में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स इसको बताया जाता है। तो तीसरा स्थान है भारत का, फिर भी और आगे आने की उम्मीद है और आ भी रहा है। शासन भी इसमें अपने स्तर पे काफ़ी प्रयास कर रही है और अलग अलग कार्यक्रम भी जारी हैं जिसके माध्यम से जो है स्टार्टअप्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छी बात है। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। हमारा प्रयास था एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की संपूर्ण जानकारियों को एकत्रित करके आप तक पहुंचाना और जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं उनको हाईलाइट करते हुए आपको ज़रूरी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।